अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को खबरदार किया है कि अभी मजीद मुश्किल वक्त आएगा, लॉकडाउन नरम ना करें। पर इधर हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा, यानी लॉकडाउन का निफाज वहाँ होगा जहाँ पर नए केसेस रिपोर्ट होंगे। हालांकि दीगर मुस्लिम ममालिक में मसाजिद बंद हैं, पाकिस्तान में मसाजिद खुली होंगी। इस तरह केमिकल इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, तामीराती शोबे जो हैं वो भी खुले रहेंगे। तो फिर समाजी दूरी के असूल की कैसे पाबंदी की जाएगी? और जबकि पूरी दुनिया में सेहत के शोबे पर ज्यादा खर्च किया जाता है, पाकिस्तान ने अपना तरक्याती बजट 34% कम करने का इरादा कर लिया है। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने अपने पाकिस्तानियों का जिक्र किया जो मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान हुकूमत ने 4 अप्रैल से अपना फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका है और इस हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक से दूसरे पाकिस्तानियों को भी लाया जाएगा। सवाल यह है कि फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए क्या मेयार अपनाया जाएगा? बांग्लादेश में 300 तालिब इल्म फंसे हुए हैं और कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मोइद यूसुफ, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोइद साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये जो 300 पाकिस्तानी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, पहले तो मैं शुरुआत में आपको ये बता दूं कि हमारे सामने इस वक्त आप ये समझ लीजिए पूरी दुनिया का मैप है और उस नक्शे पे हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कितने पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड हैं और फिर हमारा एक पूरा क्राइटेरिया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बेशतर दफ़ा टीवी पे, आज से 2-3 दिन पहले से हमने एक पूरी वेबसाइट शुरू की है covid.gov.pk जो हमारी कोविड की वेबसाइट है। उसके ऊपर पूरा एक एयर ट्रैवल का टैब है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। गाइडलाइंस क्या हैं, इस हफ्ते कहाँ जा रहे हैं, अभी तक कौन से लोग आए हैं और हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो उसके मुताबिक हम एक एक करके जितनी जल्दी हो सकता है लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो पहला क्राइटेरिया था कि एयरपोर्टों पे जब लोग फंस गए थे 21 मार्च को जब बंद हुई हमारी फ़ज़ाई हुदूद, उनको हम अल्लाह का फजल है सबको ले आए। फिर ये है कि अब हमारा लेबर बहुत सा मजदूर तबका ले ऑफ हुआ है। प्रिजनर्स कैदी रिहा हुए ओमान में, बहरीन में। जरूर हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलाई थी और अभी 9 बजे दिखाई भी थी, मगर बिलखसूस आपसे कुछ सवालात जो है बहुत जरूरी हैं आपसे करना, चूंकि आप मसरूफ भी होते हैं। बिल्कुल, आप पूछिए और सबसे मुश्किल वाले पूछिए। आई एम टेलिंग यू इन अर्नेस्ट, ताकि लोगों को जो भी मसाइल है मुझे बताएं, मैं आपको कम से कम बता तो दूं कि हम कर क्या रहे हैं। और बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। नहीं कर रहे तो आप बताइए, इंशाल्लाह करेंगे। मोइद साहब मुझे ये बताइए कि मामूल की फ्लाइट कब शुरू होंगी? लोग तो ये पूछना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए मुनीज़, इसमें 2 पहलू हैं इस बहस के, ये समझना ज़रूरी है। एक पहलू ये है कि मामूल की फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, लोग बहुत बाहर फंसे हुए हैं। दूसरा पहलू ये है कि सवाल है कि जी बाहर से वबा आई थी, आप क्या हिफाजती जो है इकदामात ले रहे हैं कि दोबारा से मामला ना हो, क्योंकि अब जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ पर तो वबा का बहुत फैलाव हो गया है। तो ये दोनों को बैलेंस करना है। और बैलेंस किस तरह हो रहा है कि जो भी मुसाफिर आता है उसको हम टेस्ट करते हैं, करंटीना में रख के 2 दिन बाद टेस्ट कर रहे हैं और फिर जो नेगेटिव है उनको घर भेजते हैं और पॉजिटिव को ट्रीट करते हैं। अब अगर ये पॉलिसी हमारी है तो फिर जितनी करंटीना की हमारी कैपेसिटी है पैसेंजर्स को अब्सॉर्ब करने की और जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी है जो हम इन पे लगा सकते हैं वो हमारी लिमिट डिफाइन करती है। तो 4 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक 2000 करके 2 हफ्ते हमने किया, क्योंकि हम अपनी फैसिलिटीज टेस्ट कर रहे थे, हम देख रहे थे प्रोसेस कैसे चलता है, हम बढ़ा रहे थे अपनी फैसिलिटीज। अब इस हफ्ते 3 गुना इजाफा करके हम लगभग 6000 लोग ला रहे हैं और अगले हफ्ते हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह 7000 से ज्यादा पैसेंजर्स आएंगे पाकिस्तान वापस। बढ़ाते चले जाएंगे, मगर मामूल की तरफ फ्लाइट्स इस वक्त नहीं जाएंगी। आप ये होते हुए फिलहाल नहीं देख रहे? देखिए, अभी अगर हमने हर शख्स को टेस्ट करना है, पाकिस्तान में लगभग 1.5 लाख पैसेंजर हर हफ्ते आता था ये कोरोना की वबा से पहले, तो 1.5 लाख टेस्ट तो हम नहीं कर सकते पैसेंजर्स के, क्वारंटीन में नहीं रख सकते। तो उस तरह की चीज तो अभी कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जब हमें ये समझ आ जाएगी कि ट्रेंड ऐसा है कि बाहर से वबा का फैलाव नहीं हो रहा तो फिर पॉलिसी रीडिफाइन हो सकती है, बट अभी अगले 1-2 हफ्ते तो मैं ऐसा नहीं देख रहा जी।
मोहित, मुझे ये भी बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन की आपने बात की, मगर बहुत सारे तिब्बी माहिरीन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आप उस जगह पे टेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको नज़र आ गया कि यहाँ पे एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं, मगर चूंकि आप इतना कम टेस्ट कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, मेरा ख्याल है 3700 तक आप पूरे पाकिस्तान में दिन में टेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये नाकाफ़ी है, इसलिए ये स्मार्ट लॉकडाउन एक अच्छा आइडिया नहीं है। इट्स नॉट अ स्मार्ट लॉकडाउन एक्चुअली। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हम इस वक्त 7 से 8 हज़ार की रेंज में टेस्ट कर रहे हैं हर हफ्ते, लेकिन ये 15 मार्च को सिर्फ 470 थी। सो हमने ये 15 गुना इजाफा किया है 15 मार्च से लेके आज तक, और इस महीने के एंड तक हमारी कोशिश है कि हम 20,000 टेस्ट तक पहुंच जाएं। तो 20,000 टेस्ट तक जब पहुंचेंगे, वो भी जाहिरी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ की आवाम है, तो उस तरह तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाना इस वक्त हमारा नंबर 1 गोल है। और टेस्टिंग के साथ साथ ट्रैकिंग की जो फैसिलिटी है, यानी हमें ये पता चल सके कि कोई अगर पॉजिटिव टेस्ट हुआ है तो उसको किस किस लोगों से मिला है, अहले खाना के अलावा, उनको हम फिर उसके इर्द गिर्द एक प्रोसेस करके सारों तक पहुंच सके। तो स्मार्ट लॉकडाउन से पहले स्मार्ट टेस्टिंग और स्मार्ट ट्रैकिंग की जरूरत है। टेस्टिंग बढ़ रही है और ट्रैकिंग किसकी होगी? जहां पता चलेगा पॉजिटिव है, वो किस किस से मिल रहा है, उसका कॉन्टैक्ट कौन सा है, उस तक पहुंच के टेस्ट होगा। इस तरह क्लस्टर बनते जाएंगे। ये पॉलिसी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ले जाएगी आपको, क्योंकि जहां जहां क्लस्टर आइडेंटिफाई होंगे उधर आप बंद करके और अपना लॉकडाउन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जरूरी और शर्त यह है कि आप अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, आप अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं। तो मैंने अभी तो आपको बताया है, जी, मैंने आपको अभी तो बताया है कि हम 470 से शुरू हुए, 7-8 हज़ार, अब 20,000 इंशाल्लाह अप्रैल के एंड तक, और फिर बतदरीज इजाफा। एक और अहम सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे बेशतर इलाके हैं, जिस तरह के साबिक फाटा के इलाके हैं, जहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा। आप चूँकि मावने खसूसी हैं बराए कौमी सलामती, तो वहाँ पे ये कहा जाता है चूँकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए हम वहाँ पे इंटरनेट नहीं दे सकते हैं, जिसके नतीजे के अंदर बहुत सारे तालिबे इल्म जो हैं वो तालीम से महरूम हैं, चूँकि अब सारी क्लासेस ऑनलाइन चली गई हैं। इसकी क्या वजह है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को कहा है कि आप फिल फॉर वहाँ पे इंटरनेट जो है फराहम करें लोगों को। I won't be qualified to answer that because मुझे डिटेल्स नहीं इसकी पता कि इस वक्त वहाँ किस तरह मैनेज हो रहा है। ऑफ कोर्स केपी गवर्नमेंट जो है वो अब इस इशू को वहाँ डेफिनेटली एड्रेस कर रही होगी। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे जाके हो रही है। देखिए, एक मिसनॉमर है कि ये सारी चीज जो है ये अमूमी तौर पे सेंट्रलाइज्ड है। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आप ये सोचिए कि 80% 90% चीजें जो इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए हैं वो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रोविंसेस के पास हैं, फिर प्रोविंसेस ऑफ कोर्स नीचे लोकल गवर्नमेंट्स। तो फेडरल गवर्नमेंट जो हम रोज सुबह बैठते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल सेंटर में, वो कोऑर्डिनेटिंग रोल है, एंड ऑब्वियसली बाकी चीजें जो हम यहां से कर रहे हैं। लेकिन ये लोकल ग्राउंड पे इस वक्त केपी में क्या हो रहा है, आई वोंट बी क्वालिफाइड। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, इसलिए चूंकि आप अच्छे तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप को भी समझते हैं। जो सदर ट्रंप ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है चाइना के हवाले से कि हमें ये इसकी तहकीक करनी होगी कि क्या चाइना ने ये वबा जो है ये जानबूझ के तो नहीं फैलाई। इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या मौकफ होगा? आप लोगों ने इसके ऊपर बात की है? आप लोगों ने अपना लाएअमल या अपना जो मौकफ है वो आप सामने रखेंगे? पहले तो आपका शुक्रिया। आजकल सवाए कोरोना के मेरे से और कोई सवाल नहीं पूछता। पीपल हैव फॉरगॉटन दैट वी हैव, बट दिस इज रिलेटेड टू कोरोना बिकॉज़ वो कोरोना वबा के लिए उनको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, आई नो, लेकिन आपने मेरे से कोई थोड़ा सा फॉरेन रिलेशंस वाली साइड पे पूछ लिया, सो आई एम ग्रेटफुल। देखिए, मैं आपको इसका सिंपली जवाब देता हूँ। ये सारी स्टेटमेंट्स इस वक्त प्री मैच्योर हैं, एंड टू रिएक्ट टू दीज एट दिस पॉइंट आई थिंक इज इमटेरियल। इसलिए कि ये आज ये स्टेटमेंट आई है, कल कोई और हकाइक सामने आएंगे, सियासत अमेरिका की बदलेगी। रिमेंबर, ये इलेक्शन का साल है अमेरिका में, सो उसको डाइवोर्स ना करें उनकी स्टेटमेंट से। तो ये प्रोसेस जो है, वहां पे कोई स्टेटमेंट आ गई, चीन ने रिस्पॉन्ड किया, मेरा ख्याल है ये लेट द डस्ट सेटल वाली बात है। इस पे पाकिस्तान जैसे मुल्क को ना तो अभी कोई हमने इस पे रिएक्शन देना है, ना ही क्वाइट फ्रेंकली ये एक नुक्ताचीनी जो वर्बल चल रही है वो हमें इफेक्ट करती है इस पॉइंट पे। अभी बहुत सी और काम है, हमारी प्रायोरिटीज आप सबको पता है, सुबह शाम
सारा मुल्क इस पे लगा हुआ है। आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दैट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एंड आई रियलाइज कि ये बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ, आपने हमें वक्त दिया और वो कह रहे थे कि फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए हमें ऐसा नहीं लग रहा कि मामूल की तरफ हम जो एयरलाइंस हैं, परवाजें जो हैं वो खोल सकते हैं, मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी बिल्ड होती चली जाए और हम ज़्यादा लोगों को टेस्ट करते चले जाए। नाज़रीन, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना के मौसम में नैब और हुकूमत की तरफ से एक दफ़ा फिर एहतसाब की मुहिम तेज़ होती हुई नज़र आ रही है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि ख़तरा भी बाकी है। पार्लियामेंट बंद है और वहाँ से भी सियासतदानों की तरफ से कोई इज्तिमाई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही। पूछेंगे शाहिद खाकान अब्बासी से, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और नून लीग के सीनियर नायब सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। शुक्रिया जी। शहजाद अकबर साहब की आपने बात सुन ली, उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई सब्सिडी नहीं दी थी शुगर की, वो तो पिछली हुकूमत ने दी थी और एक ही दिन के अंदर वो बता रहे हैं कि 20 अरब रुपए की उन्होंने सब्सिडी दी थी, 2 दिन के अंदर अंदर कह रहे हैं। जिस बात की समझ ना हो, पता ना हो, तो हुकूमत को ओहदा रख के बात करनी नहीं चाहिए। रिकॉर्ड सामने है, हमने 20 अरब की सब्सिडी नहीं दी, हमने 25 अरब की सब्सिडी दी है। उस वक्त सब्सिडी की ज़रूरत थी, सरप्लस प्रोडक्शन थी, अगर वो एक्सपोर्ट ना की जाती पूरा निज़ाम बैठ जाता। और सब्सिडी आधी सूबों ने दी, उसका स्टेट बैंक के ज़रिए दी गई। जब एक्सपोर्ट होता था उसके एलसीज़ के अगेंस्ट स्टेट बैंक जारी करता था। उसमें लिखा गया, ये इसहाक डार साहब के ज़माने में ये फैसला हुआ था, वो उस वक्त ईसीसी के चेयरमैन थे, बस वज़ीर था, मैं उस ईसीसी के मेंबर, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं था उस वक्त, लेकिन मैं चूँकि मेरी पार्टी की हुकूमत थी तो जिम्मेदारी मेरी है। तो उसमें लिखा गया कि कीमत नहीं बढ़ेगी, सूबे जिम्मेदार होंगे। ये भी लिखा गया कि बफर स्टॉक मेंटेन किया जाएगा, शॉर्टेजेस नहीं होंगी, शॉर्टेज होगी तो उसको बफर स्टॉक रिलीज करके उस शॉर्टेज को पूरा किया जाएगा। ये भी लिखा गया कि एक स्लाइडिंग स्केल होगा, तकरीबन मुझे अब याद नहीं, 600 या $650 पे जीरो सब्सिडी होगी जब इंटरनेशनल प्राइस उस कीमत पे होगी, और जब इंटरनेशनल प्राइस 450 या 400 पे होगी तो फुल सब्सिडी मेरे ख्याल 20 रुपए या 18 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी, जो आधा सूबा अदा करेगा। ये पूरी एक डिबेट हुई, कई दिन इस पर डिबेट हुई। यूनुस दारा साहब की ड्यूटी लगी क्योंकि शुगर वाले बहुत ज्यादा सब्सिडी मांग रहे थे। आज सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इशू यहाँ सब्सिडी का पंजाब हुकूमत का अपनी जगह पर है। चीनी का इशू ये है, आपके पास सरप्लस था नहीं, आपने 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, उससे क्या होना था, शॉर्टेजेस होनी थी, शॉर्टेज से लोग फायदा उठाते हैं, मिल वाले भी उठाते हैं, मिडल मैन भी उठाता है, रिटेलर भी उठाता है। चीनी की कीमत 40% बढ़ गई, पाकिस्तान के अवाम की जेब से 100 अरब रुपया फालतू निकाला गया। ये जो शख्स है, मैं इसको नहीं जानता, मैं आज भी कहता हूँ मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ, शहजाद अकबर को मैंने ना उसको कभी देखा है ना उसको मैं जानता हूँ। ये जिसने उसको लगाया है वो जवाबदेह हो, मैं इलेक्टेड लोगों को जानता हूँ। ये बातें कॉमर्स मिनिस्टर करे, ये बातें प्राइम मिनिस्टर करे, ये वजीर करें, इस आदमी का क्या ताल्लुक है? मगर लेकिन ये करना चाहते हैं करें, ये हुकूमत के नुमाइंदे बनना चाहते हैं जरूर बने, रिकॉर्ड से बात कर लें। देखिए असद उमर साहब भी तो बात कर रहे हैं, वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपने आईपीपीज के अंदर जो लिया था और जो लगाया था, वो आपने बिजली जो है 230% ज़्यादा जो है आपने बिजली महंगी की थी। वो कह रहे थे कि आईपीपी की रिपोर्ट को वो आने वाले वक्तों के अंदर मंजर आम के ऊपर लेके आएंगे, मगर आपने भी एक रिपोर्ट देखी होगी जो शायद मीडिया के अंदर भी गर्दिश कर रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया हुआ है कि जी किस तरीके से एक्सपेंसिव महंगी बिजली लगाई गई थी। जी वही असद उमर साहब हैं, जब ईसीसी ने इजाज़त दी चीनी की एक्सपोर्ट की, तो ये चेयरमैन थे उसके, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और चेयरमैन थे, वही असद उमर साहब हैं। आईपीपीएस की बात करते हैं, रिपोर्ट हर एक के पास मौजूद है। ये खुद एक कंपनी में रहे जो आईपीपीएस लगाती थी। इस हुकूमत के 2 वज़रा के आईपीपीएस हैं, ठीक है, तो उनसे पूछ लें, हमने जो आईपीपीएस लगाए उसको भी देख लें, ठीक है। तो आप नहीं समझते कि कोई घबराने वाली बात है कि ये रिपोर्ट सामने मंजरे आम के ऊपर आ रही है? इसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम कह रहे हैं कि होंगे, जिसके अंदर वो फिर शायद आपके ऊपर एक अटैक हो, खास तौर पे ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक अटैक हो। ख्वाजा आसिफ पे क्या अटैक होगा, मेरे ऊपर क्या अटैक होगा? आईपीपी लगाने वाले हुकूमत में बैठे हुए हैं, मैंने तो आईपीपी नहीं लगाया, ठीक है। जरा अक्लमंदी से बात करनी चाहिए। इस हुकूमत ने पहले भी
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को खत्म किया, ग्रोथ को खत्म कर दिया। अब ये IPPs पे पड़े हुए हैं। अक्लमंदी से बात करें, आपने बात क्या करनी है, कैसे करनी है, क्या आपका सवाल क्या है IPPs के मुतालिक, ये पूछ लेना। IPPs हुकूमत की पॉलिसी है, नेपरा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, वो टैरिफ डिटरमिन करता है। PPIB उस टैरिफ के मुताबिक एक पॉलिसी फ्लोट करती है कि आप आएं और आके लगाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कबूल है तो आप IPP लगा लें, ठीक है, लोग आके लगाते हैं। उसमें अगर कोई खराबी हुई है तो ये नेपरा का काम और हुकूमत का काम है कि किसी ने उसको अब्यूज किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको फुलफिल नहीं किया, उसको कोई मैनिपुलेट किया है, ये आपका काम है कि आप उसको देखें। 2 साल इस हुकूमत को भी हो गए, अगर हमने कोई गलती की है तो हम हाजिर हैं। हमने 7 IPPs लगाए हमारे दौर में, 4 हुकूमत ने खुद लगाई और उसका टैरिफ डाउनवर्ड रिवाइज हुआ। पाकिस्तान में 26 साल की IPP तारीख में कोई ऐसा टैरिफ नहीं जो डाउनवर्ड रिवाइज हुआ हो 2 दफा। तो आप नहीं समझते कि महंगी बिजली बेची गई? देखिए, महंगी बिजली कैसे नेपरा डिटरमिन करता है, ठीक है, टैरिफ उस पर लगता है, उसमें बिजली तो बिकती है। नेपरा को एक तरीके से जवाबदेह होना चाहिए इस केस के अंदर। नेपरा दिखाए ना, आप कहें कि भाई ये IPP के कॉन्ट्रैक्ट सारे नेपरा के टैरिफ पर हैं, नेपरा के PPIB के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन सबको एग्जामिन कर लें। हमने तो 7 जो किए हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, और वो सारे 4 गवर्नमेंट ओन्ड हैं, 3 CPEC में लगे। अच्छा शाहिद साहब, अब जिस मरले में हम हैं, मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है और कोरोना वबा से लड़ रहा है, आप वजीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, आप इकॉनमी को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, यानी कि हम उन इलाकों को लॉकडाउन करेंगे जहाँ पे कोरोना के टेस्ट निकल आते हैं, पॉजिटिव निकल आते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि बहुत सारी तनकीद हुकूमत के ऊपर हो रही है कि इनको लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि जी बाकी ममालिक के अंदर, मुसलमान ममालिक के अंदर अगर मसाजिद बंद हैं और वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान में क्यों खोला गया है? स्पेशली अब चूँकि पीक पे जा रहा है ये सारा मामला, अमवात भी ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये वही हुकूमत है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करके नेशनल TV पर लाइव कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं होने दूंगा। आपने सुना था? जो दूसरी तकरीर थी, प्राइम मिनिस्टर ने 8 तकरीरें अभी तक कर चुका है, 8। उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जी हमें इस बात की तशवीश है कि जो बिल्कुल कमज़ोर तबका है वो भूखा ना मर जाए। प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर अमल करता है, वो एग्जीक्यूटिव होता है। नहीं, मगर तरीके से लॉकडाउन तो हुआ ना मुल्क के अंदर, हमने लॉकडाउन देखा। मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर कहता है लॉकडाउन नहीं होगा, मैं नहीं करने दूंगा। उसी दिन नहीं, ये तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं होने दूंगा। आप देखें, सुन ले दूसरी तकरीर जो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन नहीं करने देंगे, उन्होंने कहा कि तशवीश है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, कर्फ्यू 10 मिनट लगाए कि कर्फ्यू क्या होता है। जी, उन्होंने कहा कि कर्फ्यू नहीं होगा। जी, कर्फ्यू पाकिस्तान में नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है, लॉकडाउन नहीं होगा। जिस दिन ये बात करी कि दोपहर का वक्त था, दोपहर को उनके घर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था बारको के इलाके में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये प्राइम मिनिस्टर साहब बताएं। फिर आज तक आप भी हुकूमत में रहे हैं, आप भी चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। अगर वजीर आजम कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और रहा है तो फिर मुल्क कौन चला? मैं वजीर आजम रहा तो मैं वही बात करता था जो मुमकिन होती थी और जो होती थी। मैंने कभी मशवरे नहीं दिए, मैंने कभी राय का इजहार नहीं किया, मैंने कभी तशवीश का इजहार नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर वो बात करता है जो होती है। मगर आज तक ये प्राइम मिनिस्टर, ये हुकूमत ये नहीं कह सकी कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। या आज तक मुझे आप दिखा दें, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। बहुत सारी बड़ी हुकूमतें, खासतौर पे आपकी भी जी, हमने देखा है उलमा कराम के अगेंस्ट बेबस नज़र आती है। कल नूरुल हक कादरी साहब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर आए, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी हम तो बेबस नज़र आ रहे हैं। तो ये बेबसी का मुजाहरा शायद इस तरीके से करना चाहिए था। नून लीग का वाज़े मौक़िफ़ इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, किस हद तक लॉकडाउन होना चाहिए था? देखिए, वाज़े मौक़िफ़ होता है जब हक़ाइक़ आपको पता हो, जब हुकूमत बता सके कि हक़ाइक़ क्या है। सऊदी अरब को लेने, उन्होंने एक थ्रेट फील किया, उन्होंने कहा कि ये है, उन्होंने उम्रा बंद कर दिया, वीज़े ही बंद कर दिए।
अब उन्होंने रमजान शरीफ में भी उम्रा बंद कर दिया है, ऐलान कर चुके हैं, और वो तकरीबन हज का भी ऐलान करने लगे हैं कि हज भी बाहर से नहीं आ सकेंगे, कुछ एक लिमिटेड प्लान वो बना रहे हैं। तो इसी तरह हकाइक जब तक आपको इल्म ना हो, आप कोई फैसला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस का मुकाबला लॉकडाउन से किया, यानी आप आइसोलेट लोगों को दूर रखें एक दूसरे से ताकि बीमारी फैल ना पाए। तो आपको लगता है कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था? मेरी बात सुन लें जी। लॉकडाउन के हजारों तरीके हैं, और बुनियादी आंसर ये है जितना आप ज्यादा सख्ती करेंगे इतनी जल्दी इस पे काबू पा लेंगे, ये इसका बुनियादी। अब अगर आपको तशवीश है कि लोग भूखे मर जाएंगे, आपने उनके खाने का बंदोबस्त नहीं किया, आप तो टाइगर फोर्स बनानी शुरू कर दी, तो फिर आप लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे। ये फैसले आपने आज से 3 महीने पहले करने थे, आज तक फैसले नहीं हो सके कि लॉकडाउन होना है या नहीं होना। मुझे एक फैसला प्राइम मिनिस्टर का दिखा दे, उसने कहा है कि लॉकडाउन हो, तो मैं ये पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है। मैं ये समझूं कि नून लीग का मौकफ ये है कि लॉकडाउन पहले हो जाना चाहिए था और लॉकडाउन ज्यादा सख्त होना चाहिए था। जी बिल्कुल, जिस सख्ती की जरूरत थी, ठीक, जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने कर दिया ना। लोग नाराज भी हुए, मुजाहरे भी हुए, हर चीज हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो तकलीफ लॉकडाउन से होगी, कोरोना वायरस उससे ज्यादा तकलीफ आवाम को देगा। उन्होंने कर दिया। आप आज तक हुकूमत कह नहीं पाई कि मुझे लॉकडाउन होना है या नहीं होना। उन्होंने ईज ऑफ लॉकडाउन का जरूर ऐलान किया है चंद दिन पहले। वफाकी काबीना ने ईज ऑफ लॉकडाउन का ऐलान किया, जबकि लॉकडाउन का भी ऐलान नहीं किया था। अब ईज ऑफ लॉकडाउन किया जाता है जब इन्फेक्शन रेट स्टेबलाइज कर जाए, ये नीचे आना शुरू हो जाए। मगर अभी तो ऊपर जा रही हैं, अमवात भी ऊपर जा रही हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? और उसके ऊपर WHO ने भी खबरदार कर दिया और कहा है कि आगे मुश्किल वक्त आना है। नाज़रीन, मईशत के हवाले से भी हमने जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कुछ सवालात करने, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि मसाजिद खुली होंगी, मगर पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त बंद है और अपोजिशन सरापा एहतजाज है। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को खुला होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसके ऊपर आपकी स्पीकर से या कोई दरख्वास्त हुई, कोई पसे पर्दा बात हुई कि जी आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं? पार्लियामेंट सेशन हमने कई दफ़ा कह चुके हैं, अब तो बुलाना पड़ेगा क्योंकि दिन ही पूरे नहीं हो रहे। आज नहीं बुलाएंगे, कल बजट का सेशन तो होना ही होना है। बिल्कुल, लेकिन ये हुकूमत ने आज तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, और आज भी ये कोरोना वायरस को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट का सेशन बंद करना चाहते हैं या उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं कि वर्चुअल सेशन कर लें। तो फिर बजट कैसे होगा? और वर्चुअल सेशन के लिए आपको बेहतर पता है रूल्स का, क्या उसके अंदर आइन के अंदर तरमीम नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, कोई रूल्स की बात नहीं है, मुमकिन नहीं है। आप वोटिंग कैसे करेंगे, आप डिबेट कैसे करेंगे? आप तो ये हुकूमत वो हुकूमत है जो हाउस चलने नहीं देती, तो वहां मुश्किल क्या है हाउस चलने में? काबीना की मीटिंग्स नहीं हो रही, 3-3 फुट के फासले वजीर बैठे हुए हैं। यहाँ तो 6 फुट का फासला, एक कुर्सी छोड़ दें, मेंबर बैठा लें। मगर अगर आपकी कोई बात हुई है हुकूमती टीम से कि जी आप बताएं कि क्यों नहीं आप पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हैं, तो कोई तो वजह बताते हो? कोई जवाब नहीं। अब कोरोना की वजह आ गई, कोरोना आ गया जी, खुद कह रहे हैं कि ये जरूरत, अब तो जरूरत ही नहीं है जी। मगर लीगली स्पीकिंग और जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के, उसके मुताबिक क्या अब इनको बुलाना पड़ेगा सेशन? जी बुलाना पड़ेगा, अपने दिन पूरे करने होते हैं। हाँ। लेकिन बहाने बनाने हो तो 100 बहाना बन जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ चूंकि आप मईशत को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, अब तेल की कीमतें गिर गई हैं जी। आप एक ऐसी पोजीशन में रहे हैं जहां आपने बजट को स्ट्रक्चर भी किया है, बजट अब आने वाला है। अब इस सूरत हाल में जब इतना कम पैसा है तो क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए? किस तरीके से बजट को स्ट्रक्चर करना चाहिए? अवाम को रिलीफ ही तो देना है ना। आज सब बाकी चीजें एक तरफ रख दें, आज आपने अवाम को रिलीफ देना है। गैर मामूली सूरत हाल है, सारा कारोबार बंद है, सारी इंडस्ट्री बंद है, सर्विस इंडस्ट्री बंद है, पूरा मुल्क बंद है। अवाम को रिलीफ दें। आप इसको पैसे बनाने का जरिया ना बनाएं। आप जो रिलीफ आ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें 50 रुपए पे ले आए। आप बिजली की, गैस के बिल कम से कम 1/3 रिड्यूस कर दें, क्योंकि आज ये सेविंग्स आ चुकी है, इससे ज्यादा सेविंग्स भी आ चुकी है, वो दे दें और अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। ये जो आपने भकारी बना दिया है, लोगों को लाइनों में खड़ा करके पैसे बांट रहे हैं। बिस का 140 अरब रुपया हर साल बढ़ता था कैश ट्रांसफर के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए। तो बिस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए था, आप कह रहे हैं? जी वो स्ट्रक्चर मौजूद है, वही तरीका है। लोगों के आईडी कार्ड्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, उनको बाइज्जत पैसा पहुंचाएं।
लाइनों में मत खड़ा करें। आपने उनको एक्सपोज भी कर दिया बीमारी से और बेइज्जती भी की। IMF के साथ तो रिस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी अपनी डेट, तो उसके लिए क्योंकि आपकी हुकूमत ने भी उनसे राब्ता किया था, आप क्या समझते हैं कि व्हाट आर द चांसेस कि पाकिस्तान अपनी डेट रिस्ट्रक्चर कर सकेगी? डेट आपकी रिस्ट्रक्चर हो जाएगी अगर आप बात करेंगे किसी से। आप तो कभी जाके माफिया मांगते हैं, कभी आप कहते हैं कि हमारे कर्जे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, कभी दूसरी हुकूमतों में इल्जाम लगाते हैं कि कर्जे वो ले गए थे। ये आपने तो ये आज तक किया है। तो अब जरूरत इस बात की है कि संजीदगी से जो इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा हो गई है, आज पाकिस्तान के हालात एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि इस साल आपकी जो रेवेन्यू होगा वो 4 खरब तक पहुंचेगा, जो पिछले साल, जो हमारे साल पहले हमारे आखिरी साल में था। उसके बाद इन्फ्लेशन कहां पर चली गई है? आपने 5555 का रेवेन्यू टारगेट रखा था, यानी 30% रेवेन्यू टारगेट में कमी आ गई है। कहां से आप पैसे पूरे करेंगे? आपको बजट की सारे बात करते हैं, मैं आपको एक कागज में भी बजट बना देता हूं। रेवेन्यू आपका है नहीं, जितने पैसे मर्जी खर्च कर ले, कर्जा ले खर्च कर ले, ये आपका बजट नहीं। मगर फिर अब आप कह रहे हैं ना कि बजट नहीं है, तो फिर कहां से लेके आए पैसे? ये भी तो एक सवाल उठता है ना कि हुकूमत करे क्या? बोरो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि बोरो करें, अब मजीद बोरो करें, और क्या करेंगे? और कोई रास्ता है आपके पास? शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, इसलिए चूंकि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं 3 दफ़ा इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, लीडर हैं आपकी पार्टी के, आपकी एक बड़ी पार्टी है, मगर उनसे कोई ख़ास बयानात नहीं आए हैं इस मुश्किल वक्त में। लोग जो उनको, उनके मद्दाएं, उनको देखना चाहते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो पूछते हैं कि क्या वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई बयान नहीं आया अब तक? मियाँ साहब बीमार हैं, उनको इसी मुल्क ने एक अकामे के ऊपर हुकूमत तोड़ी। आपने इस मुल्क ने तो नहीं, सियासतदान या आप समझ लें स्टेक होल्डर्स में ये हुआ ना, अवाम ने तो नहीं किया, इसी मुल्क में हुआ ना। उसके बाद आपने उनको सियासत से अलहदा किया, उसके बाद आपने उनको जेल डाला। मगर मुल्क मुश्किल वक्त में है, एक बयान तो आ सकता था। हम मौजूद है ना, उनकी जमात मौजूद है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात है, इलेक्शन करवा के देख ले, आपको समझ आ जाएगी। मगर आप नहीं समझते इस वक्त में अगर वो जी हम बयान दे रहे हैं, हम वो मुल्क से बाहर हैं, हम बयान दे रहे हैं। कल आप सभी कहेंगे जी वो तो जी यहाँ से गए थे बीमारी के बहाने, वहां से बयान दे रहे हैं, सियासी बयान दे रहे हैं। हम उनकी जगह बयान देते हैं। जो हमारा बयानिया नवाज शरीफ का बयानिया है, हम जो बात करते हैं उनकी जमात बात कर रही है। ठीक, तो ये सिलसिला है सियासत का। आज बदकिस्मती से मुल्क के मामलात नहीं चल रहे। ये आप काफी देर से कह रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मुझे दिखा दे एक मुस्बत काम, इस इमरान खान का, इसकी हुकूमत का एक मुस्बत काम दिखा दे। चले, मगर अब तो जरूरत है कि सबको यकजा होके काम करने की जरूरत है। अब जिस तरह के यकजा होंगे, नैब जाके, नैब के चेयरमैन का आपने बयान सुना है जी? ये बिल्कुल ठीक कहा है उसने कि मुल्क का कानून गेट पे खत्म हो जाता है, अंदर जंगल का कानून है, जो मर्जी करो, इस मुल्क को तबाह करो, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ये समझती हैं कि जल्द पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना चाहिए, इसलिए चूंकि बजट आने वाला है, और अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया जाता तो फिर जो कानून है और जो रूल्स हैं वो भी फॉलो सही तरीके से नहीं होते। और इस बार एक मुश्तरका लाए अमल की ज़रूरत है, सियासी लाए अमल की ज़रूरत है, जो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।